नमस्कार साथियों, परिवार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनको कवर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है मेवाड़ का, ठीक है। और मेवाड़ को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसे उदयपुर राज्य भी कहा जाता था। मेवाड़ के उपनाम थे कुछ, जैसे कि शिवी, प्रागवाट, मेदपाट। मेदपाट क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहाँ पे मेर या मेद जाति का अधिकार था या वहाँ पे ज़्यादा रहते थे, इसलिए मेदपाट कहा जाता था। जो उदयपुर में राजवंश था, उदयपुर राज था, ऐसा राजवंश था जिसने विश्व का एकमात्र ऐसा था जो प्राचीनतम था, यानी कि सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से एक आता है। कौन? मेवाड़ राज्य। इसकी उत्पत्ति से संबंधित यह बात कही जाती है कि जो राम के पुत्र थे कुश, उन्हीं के वंशज हैं यहाँ के गोहिलादित्य, ठीक है। कहा गया कि राम के जो कुश थे पुत्र, उन्हीं के आगे वंश में जन्म लेते हैं कौन? गोहिलादित्य, जिन्हें गोहिल भी कहा जाता था। ये कब आते हैं? लगभग 1566 ईस्वी में। ये गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? मेवाड़ में। अब गोहिल वंश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह एक ही स्थान पर राज करने वाला विश्व का एकमात्र राजवंश था। यानी कि आप कह सकते हो कि इसने लगभग सभी राजवंशों से ज़्यादा समय तक एक ही स्थान पर राज्य किया था, वो था उदयपुर में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि गोहिल वंश है वह एक ही स्थान पर सबसे ज़्यादा समय राज करने वाला संसार का एकमात्र वंश होता है। अब क्या होता है? मुगल हैं वो आक्रमण करते हैं इंडिया में और राजस्थान में भी आक्रमण करते हैं और राजस्थान के सभी राजाओं को अपने अधीन ले लेते हैं। किंतु जो गोहिल वंश थे, जो गोहिल वंश के महाराणा थे, वे मुगल वंश के जो अधीनता है उसे स्वीकार नहीं करते हैं और इसी अधीनता को स्वीकार न करने के कारण इन्हें कहा जाता है, जो उदयपुर के महाराणा थे उन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हिंदुआ सूरज क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। तो पहले राजा बनते हैं कौन? कुश के वंशज गोहिलादित्य या गोहिल। ये गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा बनते हैं महेंद्रपाल द्वितीय के पुत्र बापा रावल। अब हम ध्यान रखना, एक सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल उसे ही पढ़ेंगे। तो आगे इसी वंश में चल करके महेंद्रपाल द्वितीय राजा बनते हैं और महेंद्रपाल द्वितीय के एक पुत्र थे बापा रावल। इनका मूल नाम था कालभोज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि उनका मूल नाम क्या था। कालभोज था। ये रहते हैं 734 से लेकर के 753 तक। इनके इष्ट देव थे एकलिंग जी। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि इन्होंने क्या किया, 734 ईस्वी में क्या करते हैं, ये मौर्य राजा मान मौर्य को हरा देते हैं और चित्तौड़ दुर्ग को अपने अधिकार में ले लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट घटना थी, सबसे बड़ी घटना थी इनके समय की। ये क्या करते हैं, बापा रावल क्या करते हैं, अपनी राजधानी किसे बनाते हैं? नागदा को बना देते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। इनके वंश में आगे चल करके, क्योंकि ये 53 तक रहते हैं, आगे चल करके एक और इम्पोर्टेंट राजा जन्म लेते हैं जो थे अल्लट। उन्हें क्या कहा गया? अल्लट कहा गया। ये क्या करते हैं, पहली राजधानी तो नागदा थी, ये आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बना लेती हैं। क्यों? क्योंकि आहड़ इम्पोर्टेंट था किस चीज़ के लिए? वह अपनी समृद्धि के लिए, ठीक है, समृद्धि के लिए और व्यवसाय के केंद्र होने के कारण बहुत ही फेमस था। इसीलिए अल्लट क्या करते हैं, आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बना लेती हैं।
इन्होंने ही मेवाड़ में ही नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की। नौकरशाही मतलब सैलरी पे इन्होंने लोगों को काम करवाना शुरू कर दिया था। आगे चल करके गोहिल वंश में जन्म लेते हैं शक्ति कुमार। इन्होंने क्या किया, इनके समय में क्या हुआ, महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि मालवा के परमार राजा होते हैं मुंज, ये क्या करते हैं, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं और चित्तौड़ को इनसे छीन लेते हैं। तो यहाँ पर परमार राजाओं का राज होने लग जाता है। इन्हीं के समय में इन्हीं के मुंज के जो पुत्र थे, वंशज थे, आगे चल करके पुत्र नहीं कह सकते, वंशज कहेंगे, राजा भोज का जन्म होता है। ठीक है, और राजा भोज ने क्या किया, इंपॉर्टेंट 2 काम किए थे। एक ही क्या था, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने किया था, राजा भोज ने। आप राजा भोज लिख सकते हैं यहाँ पे, राजा भोज ने। किस वंश के थे, परमार वंश के थे। इसे अब क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मोकल का समिद्धेश्वर मंदिर, वर्तमान नाम क्या है। फिर चित्तौड़ में क्या होता है, चालुक्य वंश के राजा आ जाते हैं सिद्धराज, जो कि अटैक करते हैं और मालवा और मेवाड़ के कई क्षेत्रों को आपस में समेट लेते हैं या इनसे छीन लेते हैं। तो अब ये आ गया चालुक्यों के हाथ में। ठीक है, आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड में हम ये देखते हैं कि कुछ समय बाद मेवाड़ का शासक बनता है रण सिंह। ठीक है, जिसे कर्ण सिंह भी कहा गया। ये राजा बनते हैं 1158 में। इनके पुत्र होते हैं 2, एक तो छेम सिंह और दूसरे राहब। छेम सिंह ने क्या किया, मेवाड़ में रावल शाखा का जन्म किया या रावल शाखा को जन्म दिया, रावल शाखा। और राहब क्या करते हैं, वे सिसोंदा गांव में चले जाते हैं और वहां राणा शाखा को जन्म देते हैं। तथा जो सिसोंदा गांव के निवासी थे, सिसोंदा गांव में रहने वाले लोग थे, उन्हें सिसोंदिया कहा गया। तो आपको क्लियर याद होना चाहिए, छेम सिंह ने क्या किया, रावल शाखा का जन्म किया। राहब ने क्या किया, सिसोंदा गांव में चले गए और वहां पर राणा शाखा का जन्म किया। सिसोंदा गांव के जो निवासी थे वे सिसोंदिया कहलाए। जो छेम सिंह थे उनके 2 पुत्र होते हैं, एक तो सामंत सिंह और दूसरे कुमार सिंह। अगला राजा, क्योंकि बड़े पुत्र सामंत सिंह थे तो इनको बनाया जाता है। इनके समय में क्या किया, नाडोल के चौहान शासक थे कीतु, जिनका असली नाम क्या था, कीर्तिपाल। उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ को सामंत सिंह से छीन लिया। सामंत सिंह यहाँ से भाग करके चले जाते हैं वागड़ क्षेत्र में और वहाँ पर अपना राज्य स्थापना करते हैं। फिर यहाँ पर जो कुमार सिंह थे, वे जो कीर्तिपाल थे, चौहान थे, कीतु राजा, जिन्होंने मेवाड़ को छीना था, उस पर आक्रमण कर देते हैं कुमार सिंह। कब, 1179 में, और ये उनसे अपने राज्य को छीन लेती है। इनके ही वंश में आगे जन्मते हैं जैत्र सिंह, जो कि अगले राजा बनते हैं। कब बनते हैं, 1213 में, और ये रहते हैं 1253 तक। इनके समय में क्या किया, दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने क्या किया, नागदा पर आक्रमण कर देते हैं और नागदा को अपने कंट्रोल में ले लेती है। आगे चल करके कहानी ये होती है कि जैत्र सिंह के 2 पुत्र होते हैं, एक होते हैं रतन सिंह और दूसरे होते हैं कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या करती हैं, वे नेपाल जा करके गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। कहाँ पर, नेपाल में। फिर रतन सिंह को अगला राजा बनाया जाता है। इन्हीं के समय में 1303 में जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन खिलजी था, वह आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने और उन्होंने चित्तौड़ पर जीत हासिल कर ली। ठीक है, क्योंकि आक्रमण क्यों किया, एक तो पद्मावती यहाँ के कारण बनाई जाती मुख्य रानी थी, बहुत सुंदर थी, रावल रतन सिंह की पत्नी थी, वे सिंगल द्वीप की थी। ठीक है, श्रीलंका की, आज का श्रीलंका। तो पद्मावती के कारण उन्होंने आक्रमण किया था, मूवी वगैरह में भी दिखाया गया है। लेकिन अन्य कारण ये भी है कि चित्तौड़ था, वह एक महत्वपूर्ण किला था और वहाँ पे धन दौलत भी काफ़ी अच्छी थी और उसकी लोकेशन भी अच्छी थी। तो
अलाउद्दीन की लालसा के कारण वहाँ पे युद्ध होता है और अलाउद्दीन जीत जाता है। जीत करके अपने पुत्र को यहाँ का राज सौंप देता है जिसका नाम था खिजर खां, और इस चित्तौड़ का नाम बदल करके रख दिया जाता है खिजराबाद। पद्मावती यहाँ पर जौहर कर लेती हैं और जौहर करती हैं जिसे चित्तौड़ का प्रथम साका कहा गया। साका मतलब जौहर करना, ठीक है। तो चित्तौड़ का प्रथम साका कहा गया किसे, जो रावल रतन सिंह थी उनकी पत्नी का जो जौहर था, पद्मावती का जौहर था, उसे कहा गया चित्तौड़ का प्रथम साका, लेकिन राजस्थान का दूसरा साका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह के 2 सैनिक और मारे जाते हैं। कौन? गोरा और बादल। आपको ये याद रखने हैं कि हर एक राजा के 2 सैनिक होंगे या 1 सैनिक होंगे, वो मारे जाएंगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले राजाओं को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।